नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि 6 सितंबर 2021 को जो है आपके सूचना सहायक जो विद्युत विभाग के अंडर जाता है उसका एग्जाम है। और डेफिनेटली आप जो भी इस वीडियो को क्लिक करके देख रहे हैं वे सभी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, और एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपके ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही बड़ा हेल्पफुल वीडियो होगा। ये जैसे कि आप कोई भी अदर जैसे कंप्यूटर टीचर की भी भर्ती की मान लो तो उसके अंदर भी नेटवर्किंग का टॉपिक तो आपके होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक होगा, फंडामेंटल के होंगे। तो ये वीडियो आपके कोई जो है ऐसा तो है नहीं कि भाई आगे काम नहीं आएगा, बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, ठीक है ना। स्पेशली उनके लिए अभी जो है ये हेल्पफुल रहेगा जो सूचना सहायक भर्ती एग्जाम की जो है तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर ये मैराथन क्लास आपके लिए जो लेकर आया हूं, इसके अंदर हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में क्लियर करने वाले इस पूरे एक मैराथन क्लास के अंदर, ठीक है। वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाएगी, लेकिन ये आप टेंशन मत लीजिएगा कि भाई हम कब करेंगे। लेकिन अगर ये वीडियो आपने क्लियर कर लिया तो इसका मतलब है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित जो भी टॉपिक्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर नेटवर्किंग और कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, इसी में जो है विद्यार्थी आधे से ज्यादा जो है क्वेश्चन वहां पर छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता वो टर्म्स क्या कह रही हैं, ठीक है ना। तो उन टर्म्स को भी यहाँ पे समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने शुरुआत करना चाहूंगा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भाई? तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, कंप्लीट जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसको संचालित करने का काम करता है, ऑपरेट करने का काम करता है। जैसा कि आप सभी के सामने लिखा है ऑपरेटिंग एंड सिस्टम, यानी सिस्टम को ऑपरेट करने वाला, ठीक है ना। एक कंप्लीट जो सिस्टम है उसको ऑपरेट करने वाला, यानी जो मेन सॉफ्टवेयर होता है वो आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को आप सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में भी रख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई ये कैसे काम करता है, ठीक है, या इसको आप और इजी लैंग्वेज में कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए, आप हैं यूजर, ठीक है, ये है आपका एक यूजर और यहां पर है आपका कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है ना। ये है आपका कंप्यूटर सिस्टम, या आप इसको कह सकते हैं ये है आपका हार्डवेयर, ठीक है ना। आपके सामने जो कंप्यूटर सिस्टम पड़ा है वो है आपका हार्डवेयर। अब क्या है कि इसको डायरेक्ट जैसे इसके ऊपर काम करना है, ठीक है ना, हार्डवेयर को यूज करना है या कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर काम करना है, तो यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एक और कड़ी होती है, ठीक है ना। एक और जो है कड़ी होती है, वो देखिए कौन सी है, वो कड़ी है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की। इन दोनों के बीच में जो एक इंटरकनेक्शन स्थापित करता है वो करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहां पर देखिएगा आप, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप जो है कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है या कंप्यूटर सिस्टम है उनको आप समझ नहीं पाएंगे, उनको आसानी से यूज नहीं कर पाएंगे। अभी मैं इसके ऊपर ब्रीफली डिस्कस करके आपको दिखाना चाहता हूं कि यूजर और कंप्यूटर सिस्टम या हार्डवेयर, ठीक है ना, कंप्यूटर यूजर या हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस उपलब्ध करवाता है वो करवाता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर ये यूजर, ठीक है ना, अब मैं यहां पर एक तो कंडीशन आपके सामने रखी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, ठीक है। अब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ही नहीं है हार्डवेयर के ऊपर तो क्या होगा, तो क्या यूजर इसको एक्सेस कर पाएगा हार्डवेयर को, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, बेसिकली आपके हार्डवेयर को इजीली एक्सेस करने के लिए आपको हेल्प करता है। अगर मान लीजिए किसी हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं तो क्या हम उसको एक्सेस कर सकते हैं? तो आप जिनको पता होगा तो वो तो आसानी से सही जवाब दे देगा, नहीं पता होगा वो बोल देंगे नहीं सर, लेकिन इसको एक्सेस किया जा सकता है। कैसे? उसके लिए आपको थोड़ा डिफिकल्ट वे अपनाना पड़ेगा। मतलब आपको हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए, आपको उस हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए जो है प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, तभी आप उस हार्डवेयर को एक्सेस कर पाएंगे। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या सर हम प्रोग्राम लिख सकते हैं तो फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को क्यों यूज कर रहे हैं? तो भाई कुछ ना कुछ होता है तभी तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं ना, तो वो रीजन दे कि क्यों यूज कर रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास हार्डवेयर की श्रेणी में मैं कुछ आपके सामने हार्डवेयर रख रहा हूं जिसमें कीबोर्ड हो गया आपके, ठीक है ना, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, और जैसे एक और हार्डवेयर ले देता हूं मैं, जैसे प्रिंटर हो गया।
मान लीजिए मेरे को कीबोर्ड को एक्सेस करना है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम है तब तो अपन को पता ही है कि हम इसको केबल को इसके अंदर प्लग इन करते हैं तो ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट करके उसके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेता है। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो उस केस में हम काम कर रहे हैं, अभी ध्यान रखिएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस हार्डवेयर यानी कीबोर्ड को एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं क्या करता हूं कि कीबोर्ड के लिए एक प्रोग्राम बनाऊंगा और फिर उसके थ्रू जो है इस इनपुट डिवाइस को एक्सेस करूंगा। मान लीजिए एक राम नाम का यूजर है और एक श्याम नाम का यूजर है, ठीक है ना। राम और श्याम ये दो यूजर है। अभी आप इनको छोड़ दीजिएगा। राम क्या करता है, एक प्रोग्राम लिखता है और इस प्रोग्राम के थ्रू जो है कीबोर्ड को एक्सेस कर लेता है, ठीक है। राम जो है एक प्रोग्राम लिखता है और उस प्रोग्राम के थ्रू कीबोर्ड को एक्सेस कर लेता है। किस केस में, जब ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं। अब क्या होगा, जब इसने एक्सेस कर लिया तो अब देखिए कीबोर्ड और राम के बीच में कोई अथॉरिटी नहीं है या कोई ऐसा पक्का प्रमाण नहीं है कि जो है ये दूसरों को उसको एक्सेस करने की अनुमति देते, ठीक है ना। ये इसको एक्सेस कर लिया। अब राम आज क्या है, जैसे आज 1 तारीख है, कल आया 2 तारीख, 3 तारीख। अब जितने दिन आएगा और जितनी बार आएगा उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर उस सिस्टम के ऊपर कार्य करने के लिए, तो उतनी बार उसको उस डिवाइस को एक्सेस करने से पहले एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये हो गया। दूसरा क्या है कि आपको प्रत्येक हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए जो है प्रोग्राम लिखना अनिवार्य है। तो बताइए भाई, अब आपको एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें आपको कंप्यूटर ऑन किया, सिस्टम उसमें डिटेक्ट हो जाते हैं, ऑटोमेटिक इंस्टॉल मिलते हैं आपको और डेली आते हैं, आप सीधा ओपन करके काम करना शुरू कर देते हैं। दूसरा केस ये है कि आपको इसको एक्सेस करने के लिए डेली और जितनी बार आएंगे, जैसे दिन में 10 बार आपको जैसे सिस्टम को ऑफ किया वापस आप ऑन कर रहे हो, हार्डवेयर को एक्सेस कर रहे हो, तो उतनी बार आपको उस हार्डवेयर के लिए प्रोग्राम लिखना पड़ेगा स्पेसिफिक, उतनी बार उतने दिन तक। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है और ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट वे है भाई एक्सेस करने का। तो हम इतनी बड़ी समस्या को क्यों अपने पास रखें। एक देखिए दूसरा केस ये भी है कि अब श्याम अगर इस हार्डवेयर को एक्सेस करना चाहता है, मान लीजिए कि राम ने अभी इस कीबोर्ड को एक्सेस कर रखा है, यानी इसके ऊपर अपना आधिपत्य जमा रखा है। अब आता है श्याम, वो कहता है मुझे भी एक्सेस करना है, तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके बीच में जो अथॉरिटी है वो सिर्फ राम के पास है, श्याम के पास नहीं है। ओके अब यहां पर अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम होता तो क्या होता कि ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू किसी के लिए किसी के पास कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि वो डिवाइस उसी का हो गया, उसी ने बनाया या उसी के लिए वो बना है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी के लिए समान रूप से कार्य करता है, सभी को बराबर कैसे मैनेज करता है कैसे नहीं, वो अभी एक फंक्शनलिटी आपको बताऊंगा मैं, इसकी फंक्शनलिटी क्या होती है उसके अंदर आपको समझ जाएगा कि भाई आप इसके ऊपर किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों होती है। अपन को इजी वे से हार्डवेयर को एक्सेस करने में मदद करता है। कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मदद करता है। चलो अब इधर आओ, आपको और एक नई कुछ चीजें इसके बारे में बताता हूं। तो यहां पर आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब देखिए सबसे ज्यादा आपको पता होगा तो बाजार के अंदर मार्केटिंग के अंदर आपने देखा होगा तो सबसे ज्यादा जो बोलबाला है वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम का है, तो मैं उसका यहां पर नाम लिखना चाहूंगा विंडोज। कौन सा है, विंडोज है। क्यों है रे भाई, किसी को पता है इसका रीजन? तो देखिए यहां पर मैंने अभी यहां पर आपके सामने स्टोरी क्यों रखी है, इसका ही रीजन था, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपको हार्डवेयर को एक्सेस करने में मदद करता है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फास्ट वे से और जल्द से जल्द उस ऑपरेटिंग हार्डवेयर को एक्सेस करने में मदद करेगा वो आपका फेवरेट बनेगा। और उस दौरान जो है विंडोज ने ये बाजी मार ली थी। बहुत ही पुराने समय से इसने ये बाजी मार रखी है। इसने मार्केट को जो है एक्वायर किया, मतलब मार्केट को समझा कि मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की या किस टाइप की है, तो उसको समझा कि हार्डवेयर को जितना जल्दी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कर सकेगा यूजर उसको इस्तेमाल करेगा। तो विंडोज ने ये वाली सुविधा जो है दे दी, ठीक है ना। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेजर गोल होता है, जो मुख्य एक कारण होता है कि उसको यूज करने का, वो होता है आपका इजी हार्डवेयर एक्सेस। यानी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके थ्रू हम आसानी से उस हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं, फटाफट उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, वो आपका होता है मेजर गोल। यानी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसमें विंडोज जो है वो आसानी से जो है वर्क करता है। आपको पता होगा
जितने भी आप देखिए आज के टाइम में भी अगर आप विजिट करके देखेंगे तो ज्यादातर आपको 90% जो है 90% जो है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, सभी डेस्कटॉप बोलो या लैपटॉप बोलो, उसमें आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। अब देखिए इसके साथ क्या हुआ, जैसे जैसे समय बदलता गया तो यूजर की एक और डिमांड उभरना शुरू हो गई। कौन सी डिमांड? वो थी आपकी टाइम की। यानी यूजर के पास जो है टाइम की वैल्यू भी अब बढ़ना शुरू हो चुकी है। यानी यूजर चाहता है कि मैं कम से कम समय में किसी प्रोसेस को कंप्लीट कर सकूं, कम से कम समय में जो है किसी प्रोसेस को पूरा कर सकूं। तो इसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम उभर के अब नया जो आपके सामने आ रहा है वो है लिनक्स। कौन सा है भाई? लिनक्स है। तो ये आपका जो है मतलब आज के ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप यूज करने के लिए सोचते हैं तो दो चीजें आप उसमें नोटिस करेंगे सबसे ज्यादा, कि हम उसको हार्डवेयर को आसानी से एक्सेस कर सकें, ठीक है, और दूसरा अब देखते हैं कि भाई आप जो है ज्यादा से ज्यादा कम समय में उसको जो है एक्सेस कर सकें, ठीक है ना, या कम समय में आपका प्रोसेसिंग कंप्लीट हो सके। आपने अगर यूज किया होगा लिनक्स और विंडोज तो आपको टाइम के बेस पर अगर देखा जाए तो सबसे फास्ट ये काम करता है लिनक्स, और हार्डवेयर को आसानी से एक्सेस करने के हिसाब से चले तो ये होता है विंडोज। तो यहां पर आपको ये समझ में आ चुका है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपके सामने रखा है भाई, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके अंदर कौन कौन से मेजर गोल्स हो सकते हैं वो आपके सामने रखा है। अब हम जो है फंक्शनैलिटीज ऑफ फंक्शनैलिटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं और अपने नोटबुक में आप इसको नोट कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, अब हम जो है फंक्शनैलिटीज ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटीज क्या क्या हो सकती है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो फंक्शनैलिटी जो लेके आना चाहूंगा आपके सामने वो है आपका रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। आप इसको आसानी से समझिएगा, इनमें से भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। रिसोर्स मैनेजमेंट, अब देखिए भाई रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए आप अपने कंप्यूटर के अंदर, ठीक है ना, आप अपने कंप्यूटर के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, कभी प्रिंटर को एक्सेस करने की अनुमति चाह रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, कभी आप जो है कीबोर्ड को एक्सेस करना चाह रहे हैं, कभी माउस को, कभी सीपीयू को, कभी प्रोसेसर, मतलब जो उनको मल्टीपल जो डिवाइस है उनको एक्सेस करने की अनुमति आप चाहते रहते हैं। तो रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है, ये बेसिकली सबसे ज्यादा इसका यूज वहां पर होता है जहां पर मल्टीपल यूजर जो होते हैं, ठीक है ना, जो पैरेलल मल्टीपल जो डिवाइस मल्टीपल जो यूजर होते हैं वो किसी डिवाइस को एक्सेस करने की अनुमति करते हैं। मल्टीपल जो यूजर होते हैं वो किसी के ऊपर, जैसे सर्वर का आपने देखा होगा, ठीक है, उसमें मल्टीपल जो यूजर होते हैं वो किसी न किसी हार्डवेयर को एक्सेस करने की अनुमति चाहते रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि वहां पर रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत होती है अपन को, ठीक है। रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, जब मल्टीपल यूजर किसी डिवाइस को एक्सेस करने की जो है अनुमति प्राप्त करना चाहते हैं तो वहां पर क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम उस मैनेज को, उस जो है जो परमिशन होती है उसको जो है अलाउ करता है, और उसको किस प्रकार से और कितना रिसोर्स देना है, ठीक है ना। जैसे कोई यूजर है उसको अभी थोड़ी देर के लिए कीबोर्ड का यूज करना है, या कोई प्रोसेसिंग करवानी है, या कोई बीच में कैलकुलेशन करवा, कोई एएलयू को यूज कर रहा है, तो मतलब उसको कौन सा रिसोर्स कितने टाइम के लिए देना है वो आपके रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए आता है। दूसरा देखिए आप यहां पर आता है आपके प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट होता है भाई दूसरा। अब देखिए दूसरे इस प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होते हैं, मान लीजिए राम नाम का एक यूजर है, ठीक है, जो एक डिवाइस के ऊपर बैठा है, ये डिवाइस 1 है, इसके ऊपर ये मल्टीपल प्रोसेस को ऑन करके बैठा है। कैसे? जैसे ये MS वर्ड को यूज कर रहा है, ठीक है, इसने बीच में इसका मन हुआ कि गाने सुन ले तो विंडोज मीडिया प्लेयर को ओपन कर दिया, इतने से बीच में इसका कोई काम आ गया, फोटोशॉप इसने ऑन कर दिया, कोई फोटोशॉप का काम करते करते उसको कुछ कैलकुलेशन का जरूरत पड़ गया तो इसने कैलकुलेटर ओपन कर दिया। मल्टीपल जो है इसने सॉफ्टवेयर को ओपन या जो प्रोग्राम है उनको ओपन करके उस सिस्टम के अंदर ऑन कर दी है। तो अब ये देखिए मल्टीपल प्रोग्राम है तो इसी के साथ मल्टीपल प्रोसेस भी होंगी। तो अब मान लीजिए कि अभी आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं, अब सीधा आप जंप कर गए फोटोशॉप में, या वापस आ गए यहाँ पर, या वापस यहाँ चले गए, तो आप जब उसके ऊपर स्विच करते हैं, ठीक है, आप जब उस प्रोसेस के ऊपर स्विच करते हैं तो किस प्रोसेस को कितना समय और कब देना है ये काम किसके थ्रू किया जाता है, प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है ना, ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, ठीक है ना। आपने जैसे आप अभी MS वर्ड के अंदर काम कर रहे हो, बीच में आपने कोई मान ले कि ये गाना मेरे को चेंज करना है, ठीक है ना, तो आप सीधा यहाँ पर जंप कर जाते हो,
ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इतना इंटेलिजेंट होता है कि इसको हाथों हाथ एक्सेप्ट कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है कि अभी ये इसके ऊपर एक्सेस करने की अनुमति कर रहा है और इसको यहां से मेरे को प्ले करना है। आप देखेंगे उसको जहां से पॉज करते हैं, जहां से ऑन करते हैं, वहां से वापस वो गाना स्टार्ट हो जाता है, वीडियो स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस मैनेजमेंट जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू किया जाता है। और इस प्रोसेस को करने की जो कार्य प्रणाली होती है उसको मतलब जो मैनेज करता है वो करता है आपका सीपीयू शेड्यूलिंग। कौन करता है? सीपीयू शेड्यूलिंग के थ्रू जो है ये सीपीयू शेड्यूलिंग कहा जाता है इस चीज को, ठीक है ना। किस प्रोसेस को कब समय देना और किस प्रकार देना है, ये सारा का सारा सीपीयू शेड्यूलिंग के थ्रू होता है। इसका टॉपिक आएगा आगे जिसमें आपको मैं पूरा बताऊंगा सीपीयू शेड्यूलिंग किस प्रकार से कार्य करता है। तो आई थिंक आपको यहां पर ये समझ में आ चुका होगा प्रोसेस वाला। अब हम नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट वाला देखिए। तो नेक्स्ट वाला आपके तीसरा जो ऑप्शन आता है वो देखिए, तीसरा आता है आपके स्टोरेज मैनेजमेंट, ठीक है ना। स्टोरेज मैनेजमेंट क्या होता है, अब इसको देखिए आप। स्टोरेज मैनेजमेंट मतलब मैं यहां पर सीधा सा आपको जो है इंडिकेट करना चाहूंगा हार्ड डिस्क ड्राइव को, ठीक है ना। हार्ड डिस्क जो होती है वो आपको पता है परमानेंट डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है, ठीक है ना। तो स्टोरेज मैनेजमेंट वहां पे काम करता है जब आप किसी भी डाटा, फाइल, कुछ भी बोल दीजिए आप, उसको आप अपने कंप्यूटर में परमानेंटली सेव करना चाहते हैं। आप इसको ट्रिक्स यानी ये ऐसा आप याद रखिएगा, परमानेंटली जब हमें सेव करना होता है तो स्टोरेज मैनेजमेंट जो है वो अपना हेल्प करता है। और स्टोरेज मैनेजमेंट को जो डील करता है वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो इसको जो भी ऑर्डर देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो इसको मैनेज करता है कि भाई आप जैसे अपने माई कंप्यूटर के अंदर लोकल डिस्क डी सी ये जो होती है, जिसमें आप सी के अंदर तो आप जो है अपना जो भी अदर डाटा वो नहीं डालते हैं, लेकिन डी ई एफ जो भी आपका ड्राइव बन रखा है आप उसके अंदर जाके जो है परमानेंटली किसी फाइल को कॉपी कर रहे हैं, डाउनलोड करके वहां स्टोर कर रहे हैं। तो वो सारा मैनेजमेंट जो होता है किसके थ्रू किया जाता है? स्टोरेज मैनेजमेंट के थ्रू किया जाता है, जिसमें आपका हेल्प करता है फाइल सिस्टम। कौन करता है? फाइल सिस्टम जो है आपका यूज करता है। आपको पता ही होगा जो फाइल सिस्टम होता है बहुत सारे NIFS वगैरह, ठीक है। तो वो आगे आएंगे आपके टॉपिक्स, वैसे वैसे मैं आपको समझाते रहूंगा। तो यहाँ पर आपको मोटे मोटे तौर पर ये समझना है कि स्टोरेज मैनेजमेंट जो होता है जो परमानेंटली हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है ना, तो उसके अंदर किस प्रकार से उस डाटा को परमानेंट स्टोर करना है वो कार्य आपके स्टोरेज मैनेजमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट देन चौथा आता है आपके इसके बाद में आएगा आपके मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर मेमोरी मैनेजमेंट और स्टोरेज मैनेजमेंट अलग अलग है क्या? हाँ जी अलग अलग है। कैसे होता है? ये तो आपके परमानेंटली, जिसमें आपको हार्ड डिस्क ड्राइव को मैंने इंडिकेट किया था, और ये होगा रैम बेस्ड, ठीक है ना। रैम जिसको आप मेन मेमोरी के अंदर भी जो है कैटेगराइज्ड करते हैं मेन मेमोरी। अब इसका फंडा समझिएगा, ये क्या कह रहा है भाई, तो ध्यान रखिएगा मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है। देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान समझिए भाई सभी। आप किसी भी प्रोसेस को जब आप क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले कहां पर जाता है? रैम के अंदर जाता है, ठीक है ना। जैसे आपने अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपने विंडोज वर्ड क्या बोलते हैं विनवर्ड ओपन कर रखा है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, विनवर्ड ओपन कर रखा है, ये विंडोज मीडिया प्लेयर आपने ओपन कर दिया, फोटोशॉप ओपन कर दिया, कैलकुलेटर ओपन कर दिया, तो चार चार प्रोसेस या प्रोग्राम आपने ऑन कर दिए हैं। अब देखिए जैसे मैं अभी विंडोज वर्ड का ऑन कर रहा हूँ काम, या कोई एक प्रोसेस, जैसे 4 प्रोसेस है मेरे पास, 1 2 3 4। पहला प्रोसेस मैंने अभी जस्ट बनाया ही है, तो वो प्रोसेस बनते ही जो क्रिएट की स्टेज होगी वो जाएगी आपके रैम के अंदर। कहाँ जाएगी? रैम के अंदर। तो वहां जाएगी तो स्टोरेज मतलब वहां जाएगी तो उसको कुछ ना कुछ स्टोरेज तो चाहिए होगा ना, जब तक वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होता। देखिए पहले प्रोसेस क्या होता है? क्रिएट होता है, उसके बाद में वो जो है एग्जीक्यूट होता है, ठीक है ना। वो स्टेज ही जाएगी, वो बहुत ही शानदार तरीके से समझाऊंगा मैं। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब आप प्रोसेस कोई को क्रिएट करेंगे, यानी अभी मुझे ये प्रोसेस करवाना है, तो वो पहले जाता है रैम में। तो रैम में वो प्रोसेस जाएगा तो उस प्रोसेस के लिए उसको जो है स्टोरेज तो चाहिए होगी, तो वो क्या करेगा? इस रैम से जो है कुछ मेमोरी जो है वो मांगेगा कि भाई मेरे को कुछ स्टोरेज दे दो, कुछ मेमोरी दे दो, एग्जीक्यूट ना हो तब तक। जैसे ही ये मेमोरी इस मेमोरी के अंदर जो प्रोसेस आएगा तो वो एग्जीक्यूट होने के लिए आगे जाएगा। अब एग्जीक्यूट होने के बाद जैसे मान लीजिए ये प्रोसेस आया था और ये एग्जीक्यूट भी हो गया, तो एग्जीक्यूट होते ही ये मेमोरी वापस क्या करता है? फ्री करता है, यानी ये मेमोरी वापस ले लेता है। कौन ले लेता है? रैम।
एग्जीक्यूट होने के बाद जो प्रोसेस होगा, वो एग्जीक्यूट होने वाला जो प्रोसेस है उसको मेमोरी दी रैम ने क्रिएट होते ही। अब वो उसको बोला कि तू जा एग्जीक्यूट हो जा। अब वो जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके बाद वो मेमोरी को वापस ले लेता है। तो ये दोनों के दोनों वर्क, मेमोरी देना और वापस लेना, ये इसके अंदर होता है रैम के अंदर, ठीक है। और इसको हम जो है एलोकेशन डी एलोकेशन के नाम से भी जानते हैं। आपको पता होगा जो प्रोसेस होता है वो क्रिएट होता है जिसमें मेमोरी दी जाती है एलोकेशन, और जब वो प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, जब वो प्रोसेस क्लियर हो जाएगा तो उससे वो मेमोरी वापस ले लेना, मांग लेना, वो होता है आपका डी एलोकेशन। तो एलोकेशन डी एलोकेशन ये जो है इसके अंदर होता है मेन मेमोरी रैम के अंदर, ठीक है ना। तो आप जो परमानेंटली डाटा स्टोर कर रहे हो वो आपका हार्ड डिस्क ड्राइव में जाएगा, और जो आप प्रोसेस के लिए जो स्टोरेज मांग रहे हो या स्टोरेज क्रिएट कर रहे हो वो आपके आएगा रैम के अंदर। इसको परमानेंट नहीं मान सकते हैं भाई हम, ठीक है ना, इसको परमानेंट नहीं मान सकते हैं। देखिए ये जो है लिमिट होती है भाई इस रैम की, इसके अंदर तो आप स्टोरेज बढ़ा सकते हो, जीबी टीबी पीबी जो भी, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो एक परमानेंट या सॉरी वो लिमिट होता है, ये इसको परमानेंट नहीं मान सकते, ठीक है ना। ये इसके अंदर क्योंकि एक लिमिटेड होती है, जो रैम होती है वो लिमिटेड होती है, उसके अंदर उसको प्रोसेस को जगह दी, जैसे प्रोसेस हुआ एग्जीक्यूट हो गया, वापस मेमोरी ले ली, तो ये सारा काम जो है वो रैम के अंदर आएगा, और ये काम करता है मेमोरी मैनेजमेंट यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर आता है। चलिए अब नेक्स्ट वाला आपके सामने मैं डिस्कस करना चाहूंगा। तो नेक्स्ट आपका जो लास्ट फंक्शनलिटीज जो बचा है इंपॉर्टेंस, वो देखिए आपका होता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के अंदर क्या होगा, देखिए भाई सिक्योरिटी को ध्यान से समझिएगा। सिक्योरिटी अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर सिक्योरिटी का जो लॉ होता है, जो नियम होता है, अगर वो पालन नहीं करेगा, उसको प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेगा, तो आपको पता होगा कि आपका डाटा लॉस्ट होने का आपको डर रहता है। अब मान लीजिए आपने बहुत ही सारी मेहनत करके कुछ डाटा टाइप किया, कुछ प्रोजेक्ट बनाए, और वो कोई आपके डाटा को हैक कर ले, चोरी कर ले, या वो डाटा आपका कोई करप्ट करके निकाल दे, कुछ भी गड़बड़ कर दे, तो आपको तो लॉस होगा ना। तो उस लॉस से बचने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिक्योरिटी प्राइवेसी जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो आपको पता ही होगा, जो आप जब विंडोज को ऑन करते हो या कंप्यूटर को ऑन करते हो तो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन आती है, वो आती है आपके सामने पासवर्ड की स्क्रीन। तो वो पासवर्ड स्क्रीन क्यों आती है भाई, उसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना, क्योंकि जो यूजर ऑथोराइज्ड है, यानी जो यूजर उस ऑपरेटिंग सिस्टम से उस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो यूज कर चुका है, या जिसको पता है कि ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है या मैं इसके ऊपर इस सिस्टम का मैं मालिक हूं, तो उसको हम ऑथोराइज्ड यूजर कहते हैं, और वो इस यहां पर पासवर्ड डाल के उसको लॉग इन कर पाएगा। बाकी को तो आपको पता है, अब जैसे आपका कंप्यूटर है, आपका मोबाइल है, पासवर्ड तो आपको ही पता होंगे, मेरे को थोड़ी पता होंगे। तो मैं जो है अनऑथोराइज्ड यूजर हूं, और आप जो अभी देख रहे हैं, आपका जो सिस्टम यूज कर रहे हैं वो आप ऑथोराइज्ड यूजर माने जाएंगे, और उसी को ये लॉगिन करने की अनुमति देता है। तो ये जो है सिक्योरिटी के थ्रू होता है, और वो सिक्योरिटी जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है वो डेवलप की जाती है। तो ये कुछ जो है इसके आपके फंक्शनलिटीज थी ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लिख लीजिए, और आप चाहें तो इसको पॉज करके इसके जो नोट्स है वो अपने पास लिख सकते हैं। साथियों, एग्जाम की दृष्टि से मैं रिवीजन जो कोर्स होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, वही आपके सामने ला रहा हूं, और इवन सारा का सारा 95% जो है वो सारा टॉपिक्स आपके सामने रख दूंगा। कुछ 5-1% जो है जिनका कुछ जिक्र ही नहीं होता कभी एग्जाम में, वो आपके सामने मैं नहीं लाऊंगा अभी, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहें तो अपने पास लिख भी सकते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, अब हम जो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, ठीक है ना। इसमें भी और कौन से इंपॉर्टेंट है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस, वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगा। तो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सबसे पहला जो टाइप्स है वो आपके सामने ले रहा हूं, वो है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। बैच ओएस बोल सकते हो, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ भी बोलिए। अब इसकी कहानी जो भी है वो समझ लीजिएगा आसानी से, ठीक है ना। उसके बाद आपको अलग से पूरी वो रटन विद्या या वो जो है थ्योरी पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। इसको देखिए क्या होता था, मैं बात करना चाहूंगा यहां पर 1960 के टाइम की, सन 1960 के दौर के उस दशक की बात करना चाहूंगा। उसमें क्या होता था कि अभी तो आपको क्या करते हैं, आप कंप्यूटर के ऊपर बैठते हैं, कोई प्रोसेस करना है, आपने वो प्रोग्राम लिखा, उसको एग्जीक्यूट किया ना, आपका प्रोसेस हो जाता है, आपका आउटपुट भी फटाफट मिल जाता है। लेकिन उस टाइम अलग था। उस टाइम क्या था कि जो कंप्यूटर होते थे वो घरेलू नहीं माने जाते थे, मतलब जो कंप्यूटर था वो हर किसी घर पे या हर किसी आपके फ्रेंड के पास नहीं था। उस समय कंप्यूटेशन जो था वो बहुत ही डिफिकल्ट था उसके ऊपर वर्किंग करना। इसलिए जो कंप्यूटर जो थे वो आपके बेसिकली जैसे कोई भी बड़ी लैब्स हो गई
या कोई बड़ी कंपनीज हो गई या कोई रिसर्च सेंटर हो गया, ठीक है ना, तो वहां पर ज्यादातर जो है ये आपके जो भी रिसर्च सेंटर या जो भी बड़ी जो जगह थी वहां पर ये कंप्यूटिंग की जाती थी। अब मान लीजिए किसी यूजर को, अब मैं यहां से इस स्टोरी को समझता हूं, आपको समझाना शुरू करता हूं। ये एक यूजर है, इसको क्या करना है, आप अपना कोई भी एक प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट प्राप्त करना है। ये प्रोग्राम है इसके पास, इसको या इसका कोई भी वर्क है इसको यहां से एग्जीक्यूट करवाना है। तो आज के टाइम में क्या होता है, आप वो प्रोग्राम लिखते हो या वो जो भी वर्क होता है वो उसके अंदर लोड करते हो, आपका आउटपुट आपको मिल जाता है प्रोसेस होने के बाद। लेकिन उस टाइम क्या होता था, इस बैच को इंडिकेट करके आपको समझाना चाहूंगा मैं यहां पर दोस्तों कि बैच ओएस के अंदर क्या होता है कि आपका इसके अंदर सबसे पहला जो भी अर्थ होता है इसका ये समझिए कि बैच ओएस के अंदर क्या होता है, जो एक समान जो वर्क होते हैं या एक समान जो जॉब होती है, एक समान कार्यों को समूह में बांटकर बैच तैयार करना, ये इसका मेन जो है गोल था या मेन जो टारगेट था, बैच तैयार करना। ठीक है, एक समान जो वर्क होता है, सिमिलर जो वर्क होते हैं उन सभी को जो है एक अलग जो है उसका एक पोर्शन तैयार कर लेना या उसका एक जो है अलग बैच तैयार कर लेना, उसको फिर लोड होने के नहीं देने। अब ये होता कैसे था, पहले ये समझिए। यहां पर देखिए ये यूजर है, ये क्या करता था, पहले उन बैचेज को तैयार करता था, सिमिलर टाइप्स जो भी जॉब होते थे, ठीक है ना, ये बैचेज तैयार करता था जो सिमिलर जॉब्स होते थे, ठीक है ना। इन सिमिलर जॉब्स की ये क्या करता था, बेस तैयार करता था। अब उनको क्या करता था, ये ऑफलाइन लोड करता था। अब लोड करना या सेव करने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो स्टोरेज यूनिट चाहिए होगी, उसके पास स्टोरेज डिवाइस होने चाहिए। तो उस टाइम जो स्टोरेज डिवाइस थे जो बेसिकली यूज होते थे वो थे आपके जैसे पंच कार्ड, पेपर टेप, या फिर आप एक और ले सकते हो मैग्नेटिक टेप। इन डिवाइस पर वो क्या करता था, ये जो डिवाइस है इनके ऊपर क्या करता था, वो जो जॉब बनाता था या तैयार करता था उनको ऑफलाइन लोड करता था इसके ऊपर। ठीक है, मैं यहां पर बता रहा हूं, ऑफलाइन लोड करता था इसके ऊपर। फिर क्या करता था, उनको ले जाकर एक जो भी आपको मैंने बताया था कि ये जो भी स्पेशल जो जगह थी, तो वहां पर जिनके थ्रू या जिस टाइप का उसके जॉब होता था उस टाइप से वहां पर उस जगह पर जाके वो संपर्क करता था, उससे कॉन्टेक्ट करके उस कंप्यूटर का एक ऑपरेटर होता था। ठीक है ना, ये कंप्यूटर ऑपरेटर है मान लीजिए। इस कंप्यूटर ऑपरेटर को क्या करता था, ये जॉब देता था कि भाई मेरे को इसका रिजल्ट चाहिए। तो वो ऑपरेटर क्या करता था, ये जो भी पंच कार्ड या पेपर टेप या कोई भी जो डिवाइस उसको ले जाके देता वो ले लेता, उसको बोलता कि जब हम इसका आउटपुट आपका आएगा तब हम आपको कॉल कर देंगे, कॉल बैक करेंगे, आप आ जाके इसको ले लीजिएगा, या आपको हम कांटेक्ट कर देंगे, आपको इसके बारे में जो भी है इंफॉर्मेशन आपको सेंड कर दी जाएगी। तो वो बोलता ठीक है। अब क्या करता, कंप्यूटर ऑपरेटिंग का जॉब क्या होता था, ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर जो होता था इस जॉब को कंप्यूटर को प्रोसेस होने के लिए देता था। लेकिन कैसे देता था, इन जो सिमिलर जॉब्स जो होती थी, जैसे अब ये बैच हैं, इसमें अलग अलग प्रकार के उसके वर्क थे, तो उनको पहले वो डिवाइड करता था अलग अलग बैचेज में। जैसे यहाँ पर इसने 3 बैच क्रिएट किए, B1, B2 एंड B3। ठीक है, ये 3 बैच इसने तैयार कर लिए। अब इन बैचेज को देता था वो कंप्यूटर को प्रोसेस होने के लिए। अब देखिए इस बैच में जैसे 5 वर्क है या इसके अंदर 5 प्रोसेस होने लायक कुछ काम है, इसमें 3 है, इसमें 2 है मान लिया। तो वो क्या करता, पहले B1 को कार्य करने के लिए शुरू करता, कंप्यूटर जो होता था वो B1 के ऊपर वर्क करना शुरू होता था। अब क्या है कि इस B1 के ऊपर जब वर्क करता था इसके अंदर कितने 5 वर्क हैं अभी। तो जैसे ये पहला वर्क शुरू हुआ, दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा। अब क्या होता है, कुछ प्रोसेस ऐसे भी होते हैं आपको पता है कंप्यूटर के अंदर, जिसमें उनको किसी फाइल को एक्सेस करने की भी जरूरत पड़ती है, इनपुट आउटपुट करने की भी जरूरत पड़ती है। तो वो क्या करता था कि सीपीयू को कहता था कि भाई मुझे जो है कुछ इनपुट आउटपुट चाहिए, या मुझे जो है एक्सटर्नल जो भी डिवाइस है उससे मेरे को फाइल को रीड करना है, यानी फाइल सिस्टम का यूज करना है। तो वो यानी IO रिक्वेस्ट इसको आप कह सकते हैं, उस IO रिक्वेस्ट के ऊपर सीपीयू जो है उसको परमिशन देता था। परमिशन नहीं देता तो वो प्रोसेस होता नहीं था। तो वो क्या करता था, उसको परमिशन देता था कि चल जा भाई तू जल्दी से अपना काम करके आ। तो जैसे मान लीजिए कि तीसरा नंबर का जो प्रोसेस था वो आया और उसने बोला कि मुझे कुछ इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट चाहिए, यानी कुछ फाइल को एक्सेस करना है हार्ड डिस्क ड्राइव से, या कुछ भी जो है मेरे को बाहर से फाइल को एक्सेस करना है जो भी स्टोरेज है वहां से। तो वो उसको एक्सेस देता था कि जा भाई तू इस वर्क को कर ले। अब
अब देखिए सबसे बड़ा फंडा क्या था इसके अंदर, जब तक ये वर्क करता था ना, यानी उस फाइल को एक्सेस करता या रीड राइट करता था ना, तब तक ये सीपीयू जो था आपका, ये आपका बेकार पड़ा रहता था, जिसको आप आइडल भी कह सकते हैं। ये आपके बेकार रहता था, यानी ये उस समय तक फिर होल्ड हो जाता था कि भाई वो वर्क करके आएगा, फिर मैं वापस कार्य करना शुरू करूंगा। तो ये सबसे बड़ा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का डिसएडवांटेज ये है, ठीक है ना, जिसमें जो सीपीयू था वो प्रोसेसिंग के दौरान जब अगर आईओ रिक्वेस्ट आ जाती थी तो वो उस समय तक जो है, वो उस समय के दौरान जो है वो आइडल रहता था, वो बेकार हो जाता था। अब देखिए कि यहां पर जैसे ये 5 आया, तो अब देखिए जब तक आएगा नहीं तब तक तो ये वापस ऊपर जाएगा नहीं, ठीक है ना, ये यहां से आएगा नहीं तब तक तो ऊपर जाएगा नहीं। तो आईओ रिक्वेस्ट जब कंप्लीट होती थी तभी वापस आता था, उसको पूरा करता था। अब जैसे ये 5 वर्क पूरे कर दिए, फिर ये लौटता था यहाँ पर B2 में, B2 के वर्क कर लिए, फिर ये B3 में आता था। तो ये प्रोसेस था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है ना। सिमिलर जॉब्स जो होती थी उसका एक बैच तैयार करता था अलग अलग टाइप के, फिर उसको पंच कार्ड या जो भी आपका ऑफलाइन डिवाइस था उस टाइम, ये 3 बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज होते थे। तो इनके ऊपर उस जॉब को क्या करता है, लोड कर देता था ऑफलाइन, फिर उसको देता था कंप्यूटर ऑपरेटर को। कंप्यूटर ऑपरेटर क्या बोलता था उसको कि भाई जब हम इसका आउटपुट आएगा, ये रिजल्ट आएगा, तो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, उसके आप आ जाके उसको ले जाएगा रिजल्ट को। अब कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करता था, उस जॉब्स को इस बैचेज में अलग अलग डिवाइड कर देता था, ठीक है ना। तो ये जो है बेसिकली फिर जो है इन बैचेज के ऊपर ये वर्क करना शुरू करता था उस टाइम, ठीक है ना। तो ये जो है बेसिकली इसके ऊपर अलग अलग टाइप से जो है इनके ऊपर वर्क करता था। अगर आईओ रिक्वेस्ट आ जाती थी तो फिर सीपीयू जो है उस समय आइडल हो जाता था, मतलब बेकार हो जाता था। सीपीयू बैठा रहता था कि भाई वो आईओ रिक्वेस्ट कंप्लीट होकर आएगी, फिर मैं जो है आगे इसके ऊपर वर्क करूंगा। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी माना जाता था। इसके अंदर वर्किंग जो परफॉर्मेंस था वो भी धीरे था। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के दौरान एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज हुई थी, जिसका आविष्कार भी आप मान सकते हो, वो थी आपके फोर्ट्रैन। इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा, फोर्ट्रैन का फुल फॉर्म होता है आपके फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है ना। बेसिकली ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो आपके बड़ी बड़ी जो रिसर्च सेंटर होते हैं, लैब्स होती हैं, जो विज्ञान अनुसंधान केंद्र होते हैं, वहां पर ये यूज होती है। ये जो है आपके वैज्ञानिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मान सकते हो आप इसको, साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये आपके बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंडा था, एक स्टोरी थी जो मैंने आपके सामने रखी। अब इसको सिंपल से अपने माइंड में ये से बैठा लीजिए कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच तैयार की जाता है सिमिलर काइंड ऑफ जॉब के, उसके बाद उनको क्या किया जाता है, आपके ऑफलाइन लोड किया जाएगा। ऑफलाइन लोड होने के बाद उसको कंप्यूटर ऑपरेटर को दिया जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर उसको क्या बोलता था कि भाई जब भी इसका रिजल्ट आएगा, 1 हफ्ते, दिन, महीने, तो हम आपको वापस कांटेक्ट कर लेंगे और आपको इसका रिजल्ट दे देंगे। तो उस समय क्या होता था, फिर उनको बैचेस को कंप्यूटर के अंदर लोड करता था। अब कंप्यूटर क्या करता था, बैच वाइज जॉब को करता था। बैच के अंदर कितने वर्क हैं तो उनके ऊपर वर्क करता था। जैसे 5 वर्क हैं, अब इसके अंदर कोई भी प्रोसेस हो सकता है जिसको इनपुट आउटपुट के लिए रिक्वेस्ट चाहिए होगी, तो उसके ऊपर भी वर्क करता था। और उस समय के दौरान जब तक वो आईओ की रिक्वेस्ट पूरी करके नहीं आता, तब तक ये सीपीयू आइडल हो जाता था, बेकार हो जाता था। फिर BH2 पे आता, BH3 पे आता, फिर उसका रिजल्ट जो होता वो उसको सौंप देता, ठीक है ना। यानी ये वापस जो है आपके यहाँ पर आ जाता इसके पास। तो ये इसकी एक कहानी थी, स्टोरी थी, जो जिसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बैच को मैंने समझाया है, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आसानी से समझने हैं। तो देखिए अभी आपके सामने जो पिक्चर आ रही है, तो मैं उसके बेस पर आपको जो है 2 ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाना चाहूंगा, और इनके ऊपर आप अभी ही लिख दीजिए वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले तो ये आप इसको टैग दे दीजिए और इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, अगर समझ लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप इसकी राम कहानी में उलझ जाओगे, ठीक है। अब इन दोनों को मैं जो है इस पिक्चर के बेस पर जो है आपको समझाने वाला हूं। मल्टी प्रोग्राम और मल्टीटास्किंग क्या होता है। वैसे बेसिकली ये टर्म्स आज भी जो है आपको कंप्यूटर में यूज होने को मिलती है, देखने को मिलती है, और इस टर्म्स के बारे में बहुत जने कंफ्यूज भी होते हैं। कोई बोलते हैं सर ये सेम है, कोई बोलते हैं नहीं है। जो नहीं बोलते हैं वो सही बोल रहे हैं, ठीक है ना। और इसको देखने के बाद आप खुद इनके अंदर डिफरेंस करना सीख जाओगे कि डिफरेंस कैसा है। देखिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा मल्टी प्रोग्राम, जिसमें क्या होता है कि आपका जो सीपीयू है उसके ऊपर आपने जो है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम तो उसकी ये आपका एक टाइप है। आप क्या कर रहे हो, एक सीपीयू के ऊपर, जैसे मेरे पास अभी कितने 7 प्रोसेस है। देखो मैंने इसके यहाँ पिक्चर बनाने का यही रीजन है कि आपको आसानी से समझो। ये 3, 4, 5, 6 और 7, यानी 7 ऑपरेशन मेरे पास, या 7 जो है प्रोसेस अभी मैंने 7 जो प्रोसेस है अभी मैंने जो है रैम के अंदर जो है इसको रैम के अंदर जो है दिया है। रैम के अंदर क्यों दिया, इसका लिमिट है। और जो आपका सबसे पहले जब प्रोसेस क्रिएट होता है, जब आपका सबसे पहले प्रोसेस क्रिएट होता है तो वो जाता है मेन मेमोरी यानी रैम के अंदर,
ठीक है। तो रैम के अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा, उसको प्रत्येक प्रोसेस के लिए, ठीक है, ये सारे के सारे प्रोसेस के अंदर आगे, अब इन प्रोसेस को क्या करेगा, ये एक स्टोरेज जो है वो आवंटित करेगा, अलॉट करेगा, एलोकेट करेगा, ठीक है ना। तो अब इसके मान लीजिए ये 7 ऑपरेशन हैं, जैसे मैं यहां पर आ गया P1, ठीक है, P2, P3 हो गया, P4 हो गया, P5 हो गया, P6 हो गया, P7 हो गया। अब इनको क्या करेगा, ये देगा इन प्रोसेस को एक एक करके देगा, किसको, सीपीयू को। यहां पर मैं नीचे इसके नीचे हाईलाइट कर देता हूं इसको, इन प्रोसेस को ये एक एक करके सीपीयू को देगा। अब देखिए सीपीयू के पास आया है पहला प्रोसेस P1, ठीक है ना, पहला जो वर्क था, पहला जो प्रोसेस था वो आया है सीपीयू के पास P1। अब सीपीयू क्या करेगा, मल्टी प्रोग्राम में क्या होता है सबसे बड़ा फंडा कि ये सभी प्रोसेस को टाइम देगा, ठीक है ना, इन सभी के सभी प्रोसेस जो होंगे उनको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन इसका फंडा क्या है कि ये पहला प्रोसेस इसके पास आया, अब इसने कुछ भी जो है नॉर्मल प्रोसेस था क्लियर हो गया। अब सीपीयू के पास दूसरा आया P2, ये भी नॉर्मल था, इसने आपका जो भी अपना जो वर्क था रिजल्ट निकलवाना था निकलवा लिया। अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि P3 आया ना, उसने बोला कि सर मेरे को अदर प्रोसेस भी करने हैं, अदर प्रोसेस लाइक इनपुट आउटपुट भी करने हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस भी करने हैं, यानी कोई फाइल्स को एक्सेस भी करना है। तो क्या करेगा उस वक्त में क्या करेगा कि जो मल्टी प्रोग्राम होगा वो उसको क्या बोल देगा कि चल जा भाई तू अपना आईओ जो ऑपरेशन है उसको क्लियर कर ले, अपने आईओ ऑपरेशन को क्लियर कर ले। अब उस दौरान क्या होता था कि उस दौरान क्या होता था कि ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता वो क्या करता था, P4 जो ऑपरेशन था उसको कॉल कर लेता था, P4 जो प्रोसेस है उसको कॉल कर लेता था। मतलब जब तक ये इनपुट आउटपुट प्रोसेस होगा तब तक ये क्या करेगा, इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। ये मेन इसका मेजर गोल है। इसमें क्या होता था कि जब भी कोई प्रोसेस होता था वो इनपुट आउटपुट के लिए आपको रिक्वेस्ट करता था, तो ये बोल देता था कि भाई चल तू कर अपना प्रोसेस। तब तक ये क्या करता था, P4 को कॉल कर देता या जो नेक्स्ट ऑपरेशन था उसको कॉल कर लेता था, इसके ऊपर वर्क कर लेता था। अब जब ये वापस कहता कि मेरा क्लियर हो गया तो इसको वापस बुला के उसका ऑपरेशन भी क्लियर कर लेता था ये। इसी तरीके से P5 को भी ये क्लियर, अगर आईओ आ गया तो उसको भी होल्ड करके नेक्स्ट को बुला लेता, मतलब कैसे भी करके ये मैनेज कर लेता था और ये जो भी आपके प्रोसेस थे उनको ये क्लियर कर लेता था। ये मेन बेसिक फंडा था आपके मल्टी प्रोग्राम में, ठीक है। मल्टी प्रोग्राम में क्या होता है कि आपका जो सीपीयू होता है उसको वर्क दिया जाता था, रैम से डाइवर्ट किया जाता था इसके अंदर। अब क्या होता था कि ये प्रोसेस को एक एक करते जाता था, लेकिन ध्यान रखना इसके अंदर 2 चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब तक पहला प्रोसेस क्लियर नहीं होगा ये तब तक दूसरे प्रोसेस के ऊपर नहीं जाएगा। पहला प्रोसेस पूरा क्लियर करेगा फिर दूसरे के ऊपर जंप करेगा। लेकिन उसके अंदर भी एक छोटी सी शर्त है आपके लिए कि भाई अगर P1 ने बोल दिया बीच में कि सर मेरे को आईओ ऑपरेशन करना है, तो फिर ये क्या करता था, उसको ये ऑपरेशन के लिए छोड़ देता था। जब तक वो होता था तब तक ये दूसरे प्रोसेस को बुला लेता था। ये इसके अंदर एक चेंज होता था। अब आपने इससे पहला का जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था, जो आपने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था उसमें क्या था कि जॉब कोई, जैसे ये जॉब 1 है, ठीक है। अब ये कोई आईओ रिक्वेस्ट चाहती है, ठीक है ना, आईओ रिक्वेस्ट, तो उस समय तक क्या होता था कि जो सीपीयू था आपका, ठीक है ना, जो आपका सीपीयू था वो आपके आइडल हो जाता था, यानी वो खाली बैठा रहता था, वो दूसरा प्रोसेस एक्सेप्ट नहीं करता था। तो ये मेन डिफरेंस होता है बैच और मल्टी प्रोग्राम ओएस में, ठीक है ना। जब तक वो आईओ रिक्वेस्ट नहीं करता था तब तक ये बैठा रहता था, लेकिन इसमें बैठा नहीं रह रहा है ना, वो आइडलनेस कम हो रही है ना आपके यहाँ पर। ये जब तक आईओ रिक्वेस्ट करेगा तब तक ये क्या करेगा, दूसरे जो नेक्स्ट ऑपरेशन होगा उसको प्रोसेस को कॉल कर लेगा, उसके ऊपर ये वर्क करना शुरू कर देगा। तो दैट इज द मेन यहाँ पर फंडा है इसका, आपका मल्टी प्रोग्राम का, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ चुका है। इसके अंदर एक जो एडवांटेज मिली है वो है कि इसके अंदर जो सीपीयू की आइडलनेस थी, यानी सीपीयू जो खाली पड़ा रहता था वो खाली नहीं रह सकता, यानी वो नेक्स्ट ऑपरेशन को कॉल कर लेगा, ठीक है ना। जब तक ये आईओ रिक्वेस्ट होगी तब तक वो नेक्स्ट ऑपरेशन को कॉल कर लेगा। तो ये मेन चीज इसके अंदर आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर आपको मल्टी प्रोग्राम समझ में आ चुका है ना। अब हम मल्टीटास्किंग के ऊपर चलते हैं। अभी आप देखने इसके अंदर जो है डिफरेंस करना सीख जाओगे। मल्टीटास्किंग में भी ये देखते हैं भाई, मल्टीटास्किंग के पास भी ये सातों के सातों प्रोसेस गए, P1, P2 और ये जैसे P7 तक आ गए हैं सारे के सारे प्रोसेस मल्टीटास्किंग के अंदर समझ रहे हैं। ये अभी आप थोड़ा साइड में रख दीजिए। इसमें एक ही चीज याद रखनी है कि इसमें सारे के सारे प्रोसेस एग्जिट होते हैं, लेकिन एक फंडा होता है कि जब तक पहला प्रोसेस क्लियर नहीं होगा तब तक दूसरे पे नहीं जाएगा। लेकिन पहले के अंदर अगर कोई यूजर है और वो कह देता कि नहीं मेरे को तो कोई आईओ ऑपरेशन करना, तो फिर आप ये काम कीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट प्रोसेस को कॉल कर लेता हूँ। यानी वो खाली नहीं बैठा रहता है मल्टी प्रोग्राम्ड में। मल्टी प्रोग्राम यानी एक से अधिक कार्य
प्रोसेस। अब मल्टीटास्किंग में क्या होता है, देखो सातों के सातों प्रोसेस को इसके अंदर भी डाइवर्ट करते हैं मान लीजिए। अब इसमें क्या होता था कि मल्टीटास्किंग का सबसे बड़ा फंडा ये होता है कि इसके अंदर प्रत्येक जो प्रोसेस होता है, प्रत्येक प्रोसेस के लिए, प्रत्येक प्रोसेस हेतु फिक्स टाइम जनरेट होता है, ठीक है ना। प्रत्येक प्रोसेस के लिए एक फिक्स टाइम जनरेट होगा। अब वो टाइम ये सीपीयू के ऊपर बेस्ड होता है, सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर वो बेस्ड होता है, ठीक है ना, कि भाई कितना, जैसे ये P1, ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई ताकि आप समझे, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। तो इस हाथों के सातों प्रोसेस इसके ऊपर है। अब देखिए ये क्या करता था, प्रत्येक प्रोसेस के लिए पहले टाइम खुद फिक्स करेगा। यहाँ पर तो ये क्या करता था कि यहाँ पर ये जो प्रोसेस होता है इसके ऊपर बेस करता था, यानी प्रोसेस कहेगा तभी ये दूसरे को कॉल करेगा। लेकिन यहाँ पर ये खुद निर्णय लेता है, इसका एक टाइम फिक्स करेगा कि मैं प्रत्येक प्रोसेस को, जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पर प्रत्येक प्रोसेस के लिए 1 मिनट का समय जो है वो सेव कर देता हूँ, ठीक है ना। ये वैसे मैंने मतलब ये सीपीयू के अंदर होता है। मान लिया कि ये कहता है कि मैं प्रत्येक प्रोसेस को 1 मिनट का समय दूंगा। अब देखिए इस पहले प्रोसेस के अंदर मान लिया कि 3 जॉब है या 3 वर्क है। अब देखिए इसने 1 मिनट का टाइम दिया। अगर 1 मिनट के अंदर अगर ये प्रोसेस क्लियर हो गया, ठीक है, तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये दूसरे पे चला जाएगा। मान लीजिए कि इस पहले नंबर का जो प्रोसेस था इसके अंदर 3 जॉब थी जिसमें से 2 ही क्लियर हुई, 1 बाकी रह गई, कोई बात नहीं, पड़ी रहेगी। ये दूसरे के ऊपर जंप करेगा, दूसरा क्लियर हो गया, तीसरे के ऊपर जंप करेगा, या दूसरे में आधे अधूरे रहे तो उसको भी ये होल्ड करके रख देगा, ठीक है ना। मतलब 1 मिनट में उस प्रोसेस के अंदर जितने जॉब है अगर क्लियर हो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये तो नेक्स्ट पे जंप करता ही जाता था। अब 7 पे आया, फिर वापस राउंड यहाँ पर आ जाता था, राउंड बाय राउंड ये घूमता ही रहता है प्रोसेस के ऊपर। तो ये होता है मल्टी प्रोसेसिंग, क्या मल्टीटास्किंग के अंदर ये सबसे बड़ा फंडा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि ये प्रत्येक प्रोसेस को टाइम तो देगा, लेकिन पहला प्रोसेस पहले क्लियर करेगा फिर दूसरे पे जाएगा, ठीक है। दैट इज अ मेन फंडा, ठीक है। और फिर दूसरे, फिर तीसरे, 4, ये ऐसे ऐसे करके आगे से आगे ये जंप करता रहता है। लेकिन इसके अंदर एक मेन चीज होता है कि भाई आपका अगर पहला प्रोसेस अगर वर्क कर रहा है, उसके बीच में उसको आईओ ऑपरेशन करने हैं, तो ये दूसरे को कॉल कर लेता था और तब तक उसका जो है काम उसको निपटा देता था। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रत्येक प्रोसेस होगा उसको एक एक टाइम फिक्स किया होगा कि भाई मैं प्रत्येक प्रोसेस के लिए 1 मिनट दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं दूंगा। तो ये 1 मिनट में अगर इसका काम हो गया ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाता था, फिर आगे बढ़ जाता था। तो ये इसका होता था। अब लास्ट जो भी लास्ट प्रोसेस होता उसके बाद वापस 1 पे आ जाता था, उसका वर्क कंप्लीट है ओके, दूसरे पे वापस आ जाता था। अगर अधूरा है कुछ तो 2 जॉब जैसे बचे हैं तो उसको क्लियर करता था, फिर आगे बढ़ता था। मतलब 1 मिनट उस प्रत्येक प्रोसेस को वो देगा। तो ये इन दोनों के अंदर स्टोरी है। फिर भी होता है तो एक देखिए स्टोरी सुनिए। मेरे सामने कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, जैसे मेरे सामने 10 स्टूडेंट्स हैं जिसमें कुछ गर्ल्स हैं कुछ बॉयज, उसको अपन से कोई मतलब नहीं है। अपन को क्या करना है, प्रत्येक जैसे 10 स्टूडेंट्स हैं, अब उनके पास अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग उनकी क्वेरी होगी, तो हमें उनको करना है क्लियर, ठीक है ना। तो पहले मैं मल्टी प्रोग्राम के हिसाब से आपको दिखाता हूं कि मेरे पास जो 10 स्टूडेंट बैठे हैं, तो मैं पहले जो स्टूडेंट होगा उसके पास जैसे 5 क्वेश्चन है तो मैं उनको पूरा करूंगा, फिर मैं दूसरे के पास जाऊंगा। अब दूसरे के पास पहुंच गया, पहला क्लियर किया, दूसरे के पास आ गया। दूसरे के पास 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 उसने क्लियर किए। मतलब जैसे मान लिया कि उसने 8 क्वेश्चन ही मेरे पास से करवाए, फिर उसने बोला कि सर मेरा पेट दर्द हो रहा है, वो रहा, मेरे को कुछ बाहर जाके आना, मेरे को थोड़ा रिलैक्स होना है। तो मैं उसको बोल देता कोई बात नहीं तू रिलैक्स हो जाए। उसके बाद मैं जब तक वो रिलैक्स होने के लिए जाएगा तब तक मैं तीसरे के पास चला जाऊंगा। अगर तीसरा वाला भी गया तो मैं चौथे के पास जाऊंगा। तो ये मल्टी प्रोग्राम का फंडा होता है। मल्टीटास्किंग का क्या है कि मल्टीटास्किंग में आप उसके अंदर बोल देंगे कि पर जी भले कितने भी स्टूडेंट हो, मैं प्रत्येक स्टूडेंट के पास 1 मिनट के लिए आऊँगा, अगर काम हो तो ठीक, नहीं तो भी दूसरे पास। ऐसे से करके मैं सभी के पास टाइम निकाल लूंगा, लास्ट तक जाके फिर वापस 1 के पास, ऐसे वापस लास्ट। अगर जिसका जॉब हो गया तो उसको वापस एग्जीक्यूट करके उसको फ्री कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्राम के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस, और आपको समझ में हो गया। इसके अंदर एक जो है टाइम कोई फिक्स नहीं रहता है। इसके अंदर पहले प्रोसेस को क्लियर किया जाएगा, फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे। उसके अंदर प्रत्येक प्रोसेस के लिए एक टाइम फिक्स रहेगा। तो ये दोनों के अंदर मेन डिफरेंस हो गया। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए याद रख लीजिएगा इसको। एमसीक्यू क्वेश्चन जो भी है मैं अलग से आपको बाद में करूंगा, लेकिन अभी थ्योरी नहीं समझेंगे। देखिए भाई मेरा ये कहना है कि आप चाहे कहीं से भी पढ़े, लेकिन अगर आपका थ्योरी क्लियर नहीं है, आपका बेस क्लियर नहीं है, तो फिर एमसीक्यू क्लियर करने से क्या मतलब है भाई। मैं कहता हूं अगर थ्योरी क्लियर है आपकी तो आप एमसीक्यू के अंदर जाइए, आपके लिए बेटर हो गया वो, ठीक है। तो इसीलिए मैं जो है अपनी कंप्यूटर टीचर की जो
टेस्ट सीरीज है या जो क्लासेज है वो अभी नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस आने दो, उसके बेस पे चलेंगे ना तो अच्छी बात होगी, और सिस्टमेटिक तरीके से जो आगे चलता है वो जल्द से जल्द उसको एक्सेस कर लेता है। तो ये दोनों के दोनों आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, अपने पास नोट्स बनाइएगा और उन नोट्स को आप अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पर भी आप अपलोड करते हैं तो आप @NVIDIA एजुकेशन को टैग कीजिए। हम देखेंगे कि भाई कितने जने जो सही पढ़ रहे हैं, कितने जो है सही वे पे चल रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। तो अभी देखिए हम जो है नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो देखिए इसी के अंदर आपका आता है नेक्स्ट रियल टाइम ओएस। कौन सा आता है? रियल टाइम ओएस, जिसको RTOS के नाम से भी जाना जाता है। फुल फॉर्म आपको पता है, यहाँ पर आगे आपके पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको भी अलग अलग टाइप से कैटेगराइज्ड करेंगे, लेकिन पहले ये समझिए ये क्या है। देखिए जिस प्रकार आपने सबसे पहले मैंने आपके सामने समझाया था आपको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन फंडा क्या था कि आपने जो बैच तैयार किए हैं उसके लिए आपको तब तक होल्ड करना पड़ेगा जब तक कि आपको आउटपुट ना आ जाए। मतलब उसके अंदर कोई आपका फिक्स टाइम नहीं था कि उस टाइम इसके ऊपर प्रोसेस होगा या इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है ना। यानी इसके अंदर कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है, लेकिन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है टाइम को सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस दिया जाता है। टाइम के ऊपर बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट रहता है। अब कैसे समझिए, यहाँ पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो प्रोसेस का टाइम फिक्स कर दिया गया है उसी टाइम उसका आउटपुट उसके ऊपर प्रोसेस किया जाना जरूरी है, वो आपका होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको हम जो है दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है आपका हार्ड, देन दूसरा होता है आपका सॉफ्ट, ठीक है ना। ये एनवायरनमेंट है भाई, रियल टाइम जो ओएस है इसके अंदर ये एनवायरनमेंट है, हार्ड ओएस और सॉफ्ट ओएस। देखिए यहां पर हार्ड का जो अगर आपके सामने एग्जांपल मैं रखूं तो देखिए आपका जो हार्ड जो ओएस है इसके अंदर देखिए, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि जो मिसाइल और जो मिसाइल होती है आपकी, जो मिसाइल सिस्टम होता है उसके अंदर आपने देखा होगा कि जैसे कोई टाइम फिक्स कर दिया 9:56, तो 9:56 होते ही उसको लॉन्च कर दिया जाता है, तो वो लॉन्च हो जाती है। उसका रिजल्ट यही है, उसका रीजन यही है कि ये जो है आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को जो फंडामेंटल होते हैं उनको फॉलो करता है, मिसाइल जो होता है वो। तो वहां पर आपको ये हार्ड का होता है, मतलब उसके अंदर एक भी सेकेंड का डिले नहीं चलता है, इतना ये स्ट्रिक्ट रहता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए एक और आपके सामने रखता हूं मैं थोड़ा सा, देखिए अब होता है एक सॉफ्ट जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत हल्का सा जो है आपका जो टाइमिंग होता है वो डिले हो सकता है। तो इसको आप एप्लीकेशन के बेस पर भी जो है इसको अलग अलग कर सकते हैं। आप देखते होंगे कई दफ़ा कि जो गेमिंग एप्लीकेशंस होती है उसके अंदर थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, या कोई एप्लीकेशन है उसके अंदर थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, तो वो ये जो है आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग का जो सॉफ्ट एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर ये आता है। देखिए आप हार्ड के अंदर एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैं YouTube के थ्रू आपके सामने लाइव आता हूं, तो उस टाइम क्या होता है जैसे ही मैं लाइव आता हूं तो आप भी मेरे साथ इंटरेक्ट होता है और मैं भी आपके साथ इंटरेक्ट हो जाता हूं उसी समय, और जो चीजें मैं आपको बता रहा होता हूं उसके अंदर थोड़ा सा तो आपको पता माइनर जो है थोड़ा सा तो आपको जो है डिले मिल जाता है, वो सॉफ्ट को वहां पर एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि जो यूट्यूब का जो लाइव जो होता है प्रोग्राम उसके अंदर जो है हल्का सा जो मैं अभी आपके सामने पढ़ा रहूंगा वो थोड़ा सा आगे रहेगा, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर जो है एक मेन डिफरेंस होता है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करते हैं। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हार्ड और सॉफ्ट जो एनवायरनमेंट थे, इन दोनों को समझने के बाद अब जो मैं नेक्स्ट आपके सामने ऑपरेटिंग सिस्टम रख रहा हूं वो देखिए वो होता है आपके डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए मैंने आपको बैच पढ़ाया, मल्टी प्रोग्रामिंग पढ़ाया, मल्टीटास्किंग पढ़ाया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा था उन दोनों के ऊपर। तो देखिए अभी जो ये मैं आपके सामने रख रहा हूं ना, इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम हैं। देखिए मैं आपके सामने इसलिए लेके आ रहा हूं ताकि ओएस का जो टॉपिक्स है वो पूरा का पूरा क्लियर हो। आधे अधूरे छोड़ के जाए तो फिर आपके वहां पर अगर क्वेश्चन आ भी गया, भाई भगवान करे अगर कोई क्वेश्चन वहां पर आ भी गया तो फिर आप क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए सारे ओएस मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसके बाद में थोड़े बहुत ही हैं। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, रियल टाइम में आपको पता चल गया ये टाइम के ऊपर बहुत ही ज्यादा जो है स्ट्रिक्ट रहता है और उसको ही फॉलो करके ये आगे बढ़ता है कार्य को। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा कि आपका जो एक मशीन है, ठीक है, ये आपका जैसे एक मशीन है ये, अब क्या होता है कि इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम तो वही रहेगा,
लेकिन इसके ऊपर जो मल्टी प्रोसेस होगा, मल्टी प्रोग्राम होंगे ना, उनको अलग अलग सिस्टम्स के ऊपर बांट दिया जाता है। देखिए जैसे ये इसको, जैसे P1 को, ये जैसे ये कंप्यूटर है भाई, C1 दे देता हूं मैं, जैसे ये सिस्टम 1 हो गया, ये सिस्टम 2 हो गया, ये जैसे सिस्टम 3 हो गया, ये सिस्टम 4 हो गया, ये सिस्टम 5 हो गया। इस प्रकार से इसको अलग अलग सिस्टम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और उनके थ्रू उनको वर्किंग को करवाया जाता है। सबसे और बेस्ट एग्जांपल अगर आपके सामने रखें तो जो आपका फेसबुक है, ठीक है ना, वो इस डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस के एनवायरनमेंट जो होता है उसको ये फॉलो करता है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, ऑल ओवर जो वर्ल्ड होता है उसके अंदर जियोग्राफिकल इनको जो है अलग अलग जो जगह होती है वहां पर इनको फिक्स कर दिया जाता है और उनको जो है एक फिक्स मशीन से जोड़ा जाता है, जिससे क्या होता है कि भाई ये अलग अलग जगह पर आपका जो मल्टी प्रोसेस होता रहता है काम, और वो जो है उसको वर्क के ऊपर जो है उस प्रोग्राम के ऊपर जो वो कार्य करता रहता है। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एक देखिए इसके आगे इससे मिलता जुलता एक और ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुना होगा, वो है आपका 6th नंबर, क्लस्टर्ड ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, देख भाई इसको समझिए आप आसानी से। इसमें क्या होता था कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर फैला रहता है जियोग्राफिकल, लेकिन इसमें क्या होता है एक लैन के थ्रू, ठीक है ना, ये जैसे मशीन 1 हो गई, इसको लैन के थ्रू क्या किया जाता था कि इन सिस्टम को जोड़ा जाता था। यानी ये लोकली जो है अगर कहीं पर इसको एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है, इसको अलग अलग जगह से वर्क करवाना है, काम तो वो का वो रहेगा, लेकिन ये लैन के थ्रू किया जाता है इसमें। यानी एक लोकली जगह पर अगर किसी को फैलाकर अगर कोई काम करवाना चाहते हैं आप, तो वो होता है आपके क्लस्टर्ड ओएस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड पे फैला रहता है पूरी जगहों पे, लेकिन ये एक फिक्स जगह होती है। जैसे मेरे को ये बिल्डिंग है मेरा, मान लीजिए, तो इसके अंदर मेरे को लैन के थ्रू सभी सिस्टम अलग अलग जगह जोड़ रखे हैं, उनसे मेरे को वर्क करवाना। जैसे 4 बिल्डिंग्स है इसके ऊपर, ठीक है ना, यानी 4 रूम्स है, चारों के अंदर 2-2 कंप्यूटर्स हैं, तो C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, तो इनको अलग अलग रखा है। तो मैं मानता हूं कि नीचे के 2 सिस्टम जो है ये वर्क करेंगे, ऊपर के ये करेंगे, ऊपर के ये करेंगे, तो इनको अलग अलग जगह से जो है डिवाइड कर दिया जाता है, वो क्लस्टर्ड होता है। अब ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर देखिए फेसबुक के अलग अलग जगह ऑफिस है जहां से अलग अलग प्रोग्रामर जो है वो वहां पर जुड़ते हैं, उनको जो है जो भी प्रोग्रामिंग होती है, जो भी वर्क होता है, वो उसको वहां से जो है ऑनलाइन लोड करते हैं या उनके ऊपर वर्क करते हैं, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसके अंदर मेन ये डिफरेंस है। अब देखिए इनके एडवांटेज के अंदर देखा जाए तो इसके अंदर मेन एडवांटेज अगर आपको देखा जाए तो वो ये रहता है कि इसके अंदर जैसे कोई ये सिस्टम, ठीक है ना, ये जैसे सिस्टम था, ये अगर खराब हो गया तो दूसरे सिस्टम से वर्क करवाया जा सकता है। इसके अंदर भी यही सिस्टम है, अगर ये खराब हो गया, ये खराब हो गया, तो ये 3 तो है ना सिस्टम, इनसे तो करवाया जा सकता है ना। वो नेटवर्किंग वाला फंडा ही यहाँ से आ रहा है। अब अगर मान लिया इसके अंदर ये मेन मशीन ही अगर खराब हो गई तो फिर ये आपका डिसएडवांटेज रहेगा कि भाई आपके जो सिस्टम होंगे वो वर्क करना बंद कर देंगे, क्योंकि भाई मेन नेटवर्क ही टूट चुका है, तो फिर आगे तो वर्क हो गई कैसे। लास्ट देन आपकी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लास्ट जो बचा है 7th नंबर पे, वो है आपका एम्बेडेड। नेक्स्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बचेगा, वो है आपका एम्बेडेड, और ये लास्ट है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा भाई। एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं कि ये एनवायरनमेंट को है, ठीक है ना, ये एनवायरनमेंट मान सकते हो, सिस्टम मान सकते हो, तो ऐसे एनवायरनमेंट या ऐसे सिस्टम जिसके अंदर ये एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके अंदर के फंक्शंस आप चेंजेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर जो वर्किंग फिक्स कर दी उसको आप वापस चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपके घर के अंदर लगा हुआ एसी है, आपका वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है, और जो भी ये है वो उसके अंदर एम्बेडेड ओएस होता है। मतलब जो भी इसके अंदर वर्किंग जो होती है, ठीक है ना, जो भी इसका जो वर्किंग प्रोसेस होता है वो फिक्स किया जाता है इसके अंदर। जैसे आपका एसी होता है, उसको ऑन करते हैं, ये आप हवा देता है, एनवायरनमेंट को कूल करता है, और अगर आप इसको ज़्यादा बढ़ाते हो तो उसको नॉर्मल कर देता है। तो मतलब ये उसके अंदर फिक्स हो रखा है, इसके अलावा इसको कोई काम नहीं दे सकते, ठीक है ना। अब जैसे आपके घर के अंदर जो आपका वॉशिंग मशीन होता है, उसको अगर आप खाना बनाने के लिए यूज़ करेंगे तो वो यूज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका एक वर्किंग प्रोसेस है, वो उसका फिक्स हो रखा है। तो वे सिस्टम होते हैं आपके एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो साथियों, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कहानी था वो यहाँ तक क्लियर होता है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पॉइंट था वो सारा का सारा यहाँ पे क्लियर होता है। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो डेफिनेशन देखी थी, जिसमें आपको मैंने बताया था कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो
ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आपके यूजर और हार्डवेयर जो होता है उसके बीच में एक इंटरफेस उपलब्ध करवाता है, इंटरनेट कनेक्शन करता है। और अगर वो नहीं होगा, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। अगर प्रोग्राम लिखेंगे तो बार बार उसको एक्सेस करने के लिए, और जितने दिन और जब भी एक्सेस करना पड़ेगा तो आपको बार बार प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, तो बहुत ही बड़ी जटिल समस्या आ जाती है। तो उससे निपटने के लिए आप ओएस का यूज करेंगे। ओएस के अंदर भी आपको बता दिया मेजर गोल जो होती है कि इसके अंदर आपका जो मेन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे, ठीक है ना, तो उसके अंदर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम इजीली हार्डवेयर को एक्सेस करने की अनुमति देगा, या उसके अंदर आपको एक कोई नया फीचर उपलब्ध करवाएगा, तो आप उस ओएस को यूज करेंगे जिसमें विंडोज ने सबसे पहले बाजी मारी थी। आज तक भी सबसे ज्यादा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें यूज होता है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ा तो धीरे धीरे लोगों के अंदर टाइम की वैल्यू भी बढ़ना शुरू हो गई। तो लोगों ने कहा कि भाई मुझे तो फटाफट और कम से कम समय में जो ऑपरेटिंग सिस्टम रिजल्ट देगा उसको मैं यूज करना पसंद करूंगा। तो उसके लिए आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया, वो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको ज्यादातर हैकर्स जो होते हैं वो यूज करते हैं, या जो भी सिक्योरिटी के हिसाब से काम करते हैं तो वे उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट देन उसको ये हमने क्लियर किया था। अब उसके बाद में आपको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो टाइप्स थे उसके बारे में मैंने बताया था, फंक्शनलिटीज देखी थी, रिसोर्स मैनेजमेंट जिसमें मल्टीपल, भाई अगर मैं अकेला उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहा हूँ, सिस्टम को यूज कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मल्टीपल यूजर अगर उसके ऊपर हावी हो जाए, उन ऑपरेटिंग सिस्टम के जो रिसोर्सेज है उनको एक्सेस करने की जो है वहाँ पे परमिशन मांगने लगे, तो उसको किस प्रकार से मैनेज करना है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो वहाँ पर वर्क करेगा। ठीक है, दूसरा हमने वहाँ पर देखा था कि आपके जो मेमोरी मैनेजमेंट है, यानी किस प्रकार से कौन से प्रोसेस को कितनी जगह देनी है, ठीक है ना, और एग्जीक्यूट होने के बाद कितनी प्रोसेस जो है वो वापस लेनी है, जिसमें आपका जो रैम है वो वर्क करता है। रैम के अंदर ही हो जाता है, मेन मेमोरी के अंदर ही जाता है आपका प्रोसेस जो होता है, एग्जीक्यूट होने के बाद वापस ले जाता है, जिसको हम एलोकेशन डीएलोकेशन के नाम से जानते थे। फिर मैं स्टोरेज मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें फाइल सिस्टम का यूज करते हुए किसी भी डाटा को परमानेंटली स्टोर करना है, तो वो वर्क भी आपका ओएस करता है स्टोरेज मैनेजमेंट का, जिसमें हार्ड डिस्क ड्राइव को आपको मैंने बताया था। और उसके बाद में हमने जो है सिक्योरिटी के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है ना। सिक्योरिटी मतलब जो ऑथोराइज्ड यूजर है उसी को डाटा एक्सेस करने की अनुमति देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर हुए थे सारे। अब हमने जो है इसके बाद में टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी जान लिए हैं इस वीडियो के अंदर, जिसमें आपको सबसे पहले मैंने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बताया था, जिसमें एक सिंपल सा फंडा था कि भाई एक आदमी जो है वो सिंपल से जो बैच होंगे, ठीक है ना, जो भी वर्क हो, जितने भी वर्क है उनको अलग अलग बैचेज में क्रिएट करेगा ये, ठीक है ना। उन सभी को क्रिएट किया, ठीक है ना, फिर उनको जो है ऑफलाइन लोड करता था। अब आज के टाइम में आपको होता है हार्ड डिस्क वगैरह, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव बहुत सारे हो गए। उस टाइम जो है मैग्नेटिक टैप, पेपर टैप, पंच कार्ड होते थे, उनके ऊपर डाटा को लोड करता, ले जाके कंप्यूटर ऑपरेटर को देता। ऐसा नहीं कि जगह जगह पे कंप्यूटर जो है वो पड़े, सिर्फ वहां पर कोई विशेष जो स्पेशल जगह थी वहां पर ही जो आपको मिलता था, जैसे कोई आपके प्रैक्टिकल जो लैब थी वहां पर हो गया, या कोई आपका विज्ञान अनुसंधान केंद्र हो गया, तो उसके हिसाब से वो वहां पर संपर्क करता था, फिर उन ऑपरेटर को देता था। ऑपरेटर क्या करता था, उसको लोड करता था ऑनलाइन कंप्यूटर के अंदर। अब उनके ऊपर जैसे ही वो प्रोसेस करना शुरू करता तो वो बोल देता कि भाई जब भी इसका आउटपुट आएगा, 1 महीने, दिन, सालों के बाद जब भी आएगा तो आपको हम कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उनको बैचेज के अंदर कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दिया जाता था। कंप्यूटर उस टाइम कैसे फॉलो करते थे उसको, उस टाइम 1960 के दशक की बात कर रहा हूं, वो क्या करते थे, हर एक बैच के अंदर जितने वर्क होता था उनको क्लियर करता था, फिर दूसरे बैच पे जाता था। इसी दौरान अगर उसको कोई दूसरा प्रोसेस करना, आईओ ऑपरेशन करना है, तो फिर वो उस टाइम जो सीपीयू था वो आइडल रहता था, यानी वो खाली बैठा रहता था, दूसरा प्रोसेस एक्सेस नहीं करता था। तो ये बैच ऑपरेशन की कहानी थी, ठीक है ना, ओएस की। उसके बाद हमने मल्टी प्रोग्राम और मल्टीटास्किंग के बारे में पढ़ा था। मल्टी प्रोग्राम में क्या होता है, जैसे ये आपके सामने 3 प्रोसेस है, तो मल्टी प्रोग्राम में क्या किया जाता था, टाइम तो तीनों को दिया जाता था, लेकिन जब तक पहला प्रोसेस क्लियर नहीं होगा तब तक वो दूसरे के ऊपर जंप नहीं करेगा। लेकिन इसके अंदर एक और शर्त थी कि ये जो पहला प्रोसेस चल रहा है, इसके बीच में अगर इसको कोई दूसरा ऑपरेशन करना है तो ये दूसरे को एक्सेस कर लेता था, उसका कार्य करना शुरू कर देता था। बैच में ऐसा नहीं था, वो पहले को क्लियर करता, जब तक भले आईओ ऑपरेशन है फिर भी वो पूरा करता था, फिर दूसरे में जाता था। लेकिन इसमें क्या, आईओ ऑपरेशन आ गया तो सीपीयू खाली नहीं बैठा रहता, वो दूसरे के ऊपर जंप कर जाएगा। ये मल्टी प्रोग्राम की कहानी थी। मल्टीटास्किंग के अंदर क्या था, मल्टीटास्किंग के अंदर मेन चीज ये होता था कि जो प्रत्येक प्रोसेस होते थे उनको जो है फिक्स टाइम दिया जाता था कि भाई तेरे को 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, अगर तेरा काम हो गया ठीक है, नहीं तो वापस आके फिर तेरा काम करूंगा, ठीक है। तो ये टाइम फिक्स हुआ था इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसके अंदर मेन चीज जो होती थी वो ये थी कि आपका जो सीपीयू था वो खाली नहीं पड़ा रहता था, आइडल नहीं मान सकते थे इसके अंदर। उसके बाद आपके यहाँ पर रियल टाइम ओएस आया था, यानी
ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो टाइम के ऊपर बहुत स्ट्रिक्टली वर्क करते हैं वो होता है आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर मैंने आपको एयरलाइन का जो कंट्रोल सिस्टम होता है, एयरलाइन ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, वहां पर ये फॉलो होता है। आपका जो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है वहां पर मतलब फिक्स टाइम को एकदम फॉलो करता है। आपने ट्रैफिक सिस्टम भी देखा होगा ना, फिक्स जैसे 15 सेकंड हुए तो वो ट्रैफिक जो है यहां से लॉक होकर वो ऑन होगा, तो ये फिक्स सिस्टम इसके अंदर होते हैं। तो वहां पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको दो भागों में कैटेगराइज किया था हमने, हार्ड एंड सॉफ्ट, ठीक है ना। हार्ड के अंदर मतलब फिक्स का फिक्स टाइम पे वर्क करेगा, सॉफ्ट के अंदर थोड़ा बहुत हल्का सा डिले हो जाए तो चल जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर ये क्लस्टर्ड का देखा था, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट का देखा था। तो डिस्ट्रीब्यूट के आपको पता है कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो सिस्टम फैले हुए हैं, ठीक है ना, ओएस तो सेम रहेगा लेकिन उसको अलग अलग जगह पर मल्टी प्रोसेसिंग के और मल्टी प्रोग्राम के लिए बांट दिया जाता है, वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है ना। इसके अंदर मेन एक ही डिसएडवांटेज है कि अगर ये मेन जो सिस्टम खराब हो जाएगा तो सारे के सारे खराब हो जाएंगे, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि जब कभी कई बार होता है कि जैसे यूट्यूब जो होता है या कोई वेबसाइट होती है जो मेन वो ज़्यादा बिजी हो जाती है तो वो सभी जगह वर्क करना बंद कर देती है, यानी मेन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो वर्क करना बंद हो गया तो सब जगह ऑफ हो जाएंगे। क्लस्टर्ड में भी वही सिस्टम है। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड तो ऑल ओवर वर्ल्ड में है लेकिन ये एक कोई फिक्स जगह पे फैला होता है लैन के थ्रू, ठीक है ना। काम वो का वो रहेगा इन दोनों में। अब देखिए एक एम्बेडेड होता है, एम्बेडेड में क्या होता है कि ऐसे सिस्टम जिसमें कुछ फिक्स फंक्शंस होते हैं, कुछ फिक्स वर्क करने के लिए जो कार्य डाला जाता है वो होता है आपके एम्बेडेड ओएस के अंदर, एम्बेडेड ओएन। जैसे आपके घर पे लगी हुई एसी है और ये वॉशिंग मशीन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, तो इसके अंदर एक फिक्स वर्क होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो साथियों ये सारी कहानी थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा है? मेरे हिसाब से बहुत ही मजेदार वीडियो था और जितना ईजी हो सके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है भाई, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी इस YouTube फैमिली के अंदर अगर आप नए आए हैं तो जल्दी से दरवाजा खोल दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे मैं जैसे ही आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आपके पास उसकी वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू।